जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एनएफओ 29 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 12 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। पहले हम इनोवेशंस को समझते हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका था वो अभी बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। पहले के समय में टीम पावर प्रिंटिंग प्रेस को यूज़ किया जाता था अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। इसके बाद आया टेलीग्राफ, इसके बाद आया टेलीफोन, जो मोस्टली लोगों को पता है अभी के समय में। आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि यहाँ पर वायर्ड टेलीफोन जैसे भी कोई चीज़ हुआ करती थी। उसके बाद आया रेडियो, उसके बाद आया टेलीविज़न, फिर आया सेल फोन, उसके बाद आया कंप्यूटर, और अभी के समय में हम देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ही कंप्यूटर है जो सब काम कर सकता है। स्मार्टफोन से हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। दूसरे के एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर हमको अपना कोई भी डेटा को स्टोर करना होता तो कहाँ पर करते थे? 1947 के समय में विलियम किलबर्ग ट्यूब टाइप का एक मशीन हुआ करता था जो ये काम करता था। उसके बाद आया ड्रम मेमोरी जो कि बहुत ही मुश्किल होता था यूज़ करने में। इसके बाद आया टेप ड्राइव, थोड़ा ये आसान हुआ। इसके बाद आया फ्लॉपी डिस्क। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इसके अंदर बहुत ही कम डेटा को यहाँ पर स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद आया हार्ड ड्राइव जो बहुत ही आसान होना शुरू हो चुके। उसके बाद आया ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी और डीवीडी। इसके बाद आया मेमोरी ड्राइव जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पेन ड्राइव्स को। इसके बाद अभी के समय में जो चल रहा है वो है क्लाउड स्टोरेज। अब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर ही इनोवेशन चल रहा है। इनोवेशन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर चल रहा है। जैसे कि ऑटोमोबाइल का हम एग्जांपल है तो वहां पर हम देख सकते हैं रीसेंट एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके बाद आएंगी हाइड्रोजन कार्स, और अभी के समय में हाइब्रिड व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही तेजी से अपना निशान छोड़ते जा रहा है। साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर हम देखें तो अभी के समय में यूपीआई है, ब्लॉकचेन है और पेमेंट एग्रीगेटर्स। पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एनर्जी के मामले में जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है, बैटरी स्टोरेज है और ग्रिड इंटीग्रेशन है। कंजम्पशन में भी क्विक कॉमर्स डिलीवरी जैसे जो ऐप्स है वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर ओटीटी एक उभरता हुआ सितारा है। साथ में टेक्नोलॉजी को तो पता ही है कि आप में अभी के समय में कितने रिसेंट बहुत ही इनोवेटिव सर्विसेज और साथ में प्रोडक्ट्स भी निकलते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो ये भी पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अभी के समय में आपने देखा होगा कि एक जो रॉकेट है वो 3D प्रिंट किया गया था उसके इंजन को। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा करने वाला मात्र इंडिया ही है। अगर हम हेल्थ केयर को देखते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनोवेट हो रहा है। जैसे कि इंडिया के कोई भी कोने के अंदर डॉक्टर बैठा है और कोई भी कोने के अंदर पेशेंट बैठा है, तो आपस के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए वो इंटरनेट को यूज़ करता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बताकर डॉक्टर से वो सलाह ले सकता है। अब इसके पीछे हम ये लिस्टेड शेयर्स को तो देखते ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर स्टार्टअप भी बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। साथ में उनका जो कंज्यूमर बेस है वो भी बढ़ रहा है स्टार्टअप के अंदर। इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है वो है स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फंडिंग भी इनको बहुत ही आसानी से मिल रहा है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ई कॉमर्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर बोट जैसी कंपनीज जो हेडफोन बनाती है बहुत ही फेमस है। कास्ट 24 जिसका रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, फर्स्ट क्राई भी है जो आईपीओ लाने की तैयारी में है, लेंस कार्ड बहुत ही बड़ा प्लेयर है चश्मों के मामले में, मीशो को भी देख सकते हैं गारमेंट्स के मामले में, और साथ में यहाँ पर फैशन के मामले में। फिनटेक के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एको जैसी इंश्योरेंस कंपनीज जो है जो मोस्टली ऑनलाइन काम करती है, मोबी क्विक है, रेजर पे है, कॉइन डीसीएक्स है, ये बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर अगर हम हेल्थ केयर को भी देखें तो टाटा 1mg ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। प्योरफिट है वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर ग्रो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो हमारे दिमाग में भी आ चुके हैं जिनका लिस्टिंग नहीं हुआ है, फ्यूचर में इनका लिस्टिंग हो सकता है। अब मैंने बात किया था कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम को। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो चल रहा है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। अटल इनोवेशन मिशन बहुत सारे कंपनीज को
अपने इनोवेशन के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है तो ये यहाँ से मिल जाता है। साथ में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ये भी हेल्प करता है इनोवेशन को, इंडिया स्टैक जो है, और साथ में यहाँ पर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। जो भी कोई स्टार्टअप हो तो उनको अपना एक पिच देना पड़ता है। इसके बाद जो भी स्टार्टअप के अंदर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसको फंडिंग देना चाहिए क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही बड़ा प्लेयर हो सकता है, तो वहाँ पर फंडिंग मिलती भी है। अब ये जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसमें कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फंडिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और फंडिंग जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। अभी ये फाइनेंशियल 2001 का Q1 का यहाँ पर डेटा दिया गया है। अभी Q1 के बाद 2, 3 और 4 4 क्वार्टर बाकी है, लेकिन फिर भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को कितना सारा पैसा मिल चुका है, तो ये ग्राफ आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब क्विक कॉमर्स की बात करते हैं, जो कि ई कॉमर्स से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिया, जिसने बहुत ही लेटली शुरुआत किया था यहाँ पर, लेकिन उसका जो प्रेजेंस है, जो पेनिट्रेशन है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा है। तो कितना बड़ा है? 19.00% CAGR के हिसाब से बढ़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल पेनिट्रेशन यहाँ पर अच्छा खासा है, लेकिन इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं कि थोड़ा कम है। मतलब हम समझ सकते हैं कि कम होने के कारण हमारा पेनिट्रेशन का जो पैमाना है वो और भी बड़ा है। मतलब आगे आने वाले समय के अंदर जो सेल्स है और सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेल्स को भी अगर हम देखें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अंदर, तो कंटिन्यूसली फाइनेंशियल 2022 के बाद में बहुत ही शानदार जंप हमें देखने को मिला है। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर के अंदर नया फ्यूल बनने वाला है, और इंडिया में यहाँ पर पीछे नहीं है। अच्छा खासा यहाँ पर इनोवेशन चल रहा है, R&D चल रहा है। प्राइस को किस तरीके से कम किया जाए वो भी यहाँ पर काम चल रहा है। तो आगे आने वाले समय के अंदर हमारा जो भी फ्यूल होगा, कंजम्पशन होगा, वो मोस्टली हाइड्रोजन बेस्ड ही रहने वाला है। ऑयल को यहाँ पर हम पूरी तरीके से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है वो हम समझते हैं इस फंड की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर जो इनोवेट कर रहे हैं उनको यहाँ पर इस फंड के अंदर शामिल करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर इनोवेशन करने वाले हैं जो उनको भी यहाँ पर इस फंड के अंदर शामिल करने वाले हैं। और तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा सेगमेंट है, उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये है इनोवेशन एडेप्टर्स। इनोवेशन करके छोड़ देना उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन इनोवेशन को जो कोई अडेप्ट करता है तो वो अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता है, अपने सेल्स को बढ़ा सकता है, अपनी सर्विसेज को बढ़ा सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही एफिशिएंट बना सकता है। तो जो कोई भी कंपनी ऐसे इनोवेशन को अडेप्ट करती है तो वहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनोवेशन को अडेप्ट करके जहाँ जो भी कोई अगर कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पर इनको यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो इनोवेशन एडेप्टर्स को भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, ये NFO 29 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 12 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। तो पहला ये क्वेश्चन आपको रहेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI और एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लिंक को क्लिक करोगे तो सीधा इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, जो कि बहुत ही सिंपल रहने वाला है। और कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही यहाँ पर कंसिडर करने वाली एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये फंड थीमेटिक है,
फिर भी साथ में डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे जितने भी जो मैंने डेटा बताया उसके हिसाब से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो इनोवेशन हो रहे हैं वो स्पेसिफिक कोई थीम के अंदर नहीं हो रहे, कोई सेक्टर के अंदर नहीं हो रहे, इनोवेशन सभी जगह पर हो रहे हैं। तो इसके कारण ये वेल डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड के अंदर कौन से स्टॉक्स रहेंगे उसके लिए मैं अलग से फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।